नमस्कार, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का 2 मार्क्स क्वेश्चन देख रहे थे, जो कि पास्ट ईयर क्वेश्चन प्लस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग देख रहे थे। ये पार्ट 2 क्वेश्चन है। अगर आप पिछली क्लास पार्ट 1 देखे होंगे, मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था। अगर आप लोग बना लिए होंगे तो बढ़िया है, अगर नहीं बना पाए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको हेल्प कर दूंगा इस क्वेश्चन में। ठीक, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में दिया क्या है। A sphere S1 of radius R1 encloses and net charge Q. ठीक है, net charge Q. If there is another concentric circle sphere S2 whose radius R2 enclosing a charge 2Q, find the ratio of electric flux through S1 and S2. How will the electric flux through sphere S1 change if a medium of dielectric constant K is introduced in the space inside S2 in place of air? अब यहाँ पे आप जब देख रहे हैं, यहाँ पे ना 2 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, 2 क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। 2 बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि हम लोग का जो स्पेयर S1 और S2 है, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेशियो क्या होगा, ये पूछा गया है। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हम लोग लगा देते हैं, तो अगर S2 के में लगा देंगे एयर की जगह में, तो रिप्लेस कर देंगे एयर को, तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई चेंज आएगा कि नहीं, ये पूछ रहा है। ठीक, अब ये पूरे चैप्टर में आप लोग को पता ही होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बार बार आ रहा है, और मैं ये सोचता हूँ कि आप लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ अच्छे से आता होगा। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, φ=Q/ε0 होता है, हाँ या ना। ठीक, अब हमें बोला था कि R1 रेडियस का था तो इसका चार्ज था Q1, और R2 रेडियस था जो उसका चार्ज था 2Q। ये हम लोग को दिया हुआ था। तो हम लोग को टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर मुझे निकालना है S1 के लिए, तो मैं बोल सकता हूँ कि टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय, मैं बोलूँगा टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय सरफेस S1 क्या होगा। सरफेस S1 के लिए टोटल चार्ज एनक्लोज कितना होगा, φ कितना होगा, Q/ε0 ही होगा, क्योंकि सिर्फ S1 के लिए चार्ज क्या है, अंदर था Q है। अगर मैं वही चीज़ S2 के लिए बोलता तो क्या हो जाता, S2 के लिए बोलता तो क्या होता, Q + 2Q/ε0 हो जाता। क्यों, क्योंकि मैं बोलता φ=Q/ε0 होता है, और ये जो Q है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन S2, और S2 के ऊपर टोटल चार्ज कितना था, Q + 2Q था, तो क्या हो गया, 3Q/ε0 हो गया। अब हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा था, हम लोग को क्वेश्चन पूछा था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा φS1 और φS2, उन लोग का रेशियो निकालना था, है ना। उन दोनों का रेशियो निकालना था हम लोग को। तो जब उन दोनों का रेशियो हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, Q/ε0/3Q/ε0 करेंगे, तो ε कट गया, Q कट गया, तो क्या आ रहा है 1/3। तो जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 1/3। कुछ नहीं, टोटल चार्ज एनक्लोज बाई सरफेस S1 के लिए सिर्फ एक ही चार्ज था Q, और टोटल चार्ज एनक्लोज बाई S2 के लिए Q भी था और ये 2Q भी था, तो दोनों को ऐड कर दिए Q + 2Q, तो क्या हुआ 3Q हो गया। तो उसी का हम लोग क्या गॉस लॉ लगाए और आंसर निकाल दिए, तो रेशियो क्या आया 1/3। ये तो आया पहले पार्ट का आंसर। अब दूसरे पार्ट में आप लोगों को क्या बोल रहा था वो पढ़िए आप, अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो आपको आएगा नहीं। तो दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा था उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, उसको हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। ठीक, क्या दिया था, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर S1 change if a medium of dielectric constant K is introduced in the space inside S2 in place of air। अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K को इंट्रोड्यूस करेंगे S1 में तो क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, हमें पता है φ क्या होता है, E.ds होता है कि नहीं होता है।
तो जब मैं ये डाइलेक्ट्रिक इंड्यूस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई अपॉन के डॉट डी एस हो जाएगा। ठीक, जिसको मैं बोल सकता हूँ 1/k क्यू अपॉन एप्सिलॉन बोल सकता हूँ। ठीक, तो हमें ये पता चला कि अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर एंक्लोज करेंगे H2 पे, तो अगर मैं बोलूँगा कि इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इनसाइड H2 हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में रहेगा, तो वो कोई भी इफेक्ट नहीं देगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ देयर इज नो चेंज इन द फ्लक्स थ्रू S1 विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस इनसाइड द स्फीयर H2। ठीक है, तो देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन electric flux, there is no change in electric flux। ठीक, when dielectric इसी को फिर यही लाइन को लिख देना, when dielectric introduce in space inside H2 in place of air। ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, a thin straight infinitely long conducting wire having linear charge density lambda is enclosed by a cylindrical surface of radius r and length l, its axis coinciding with the length of wire, find the expression for electric flux through the surface of cylinder। तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है सरफेस ऑफ सिलेंडर के लिए, है ना, सरफेस ऑफ सिलेंडर के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो अगर मैं बोलूँगा कि थिन स्टेट कंडक्टिंग वायर है, तो उधर और दिया हुआ थिन स्टेट कंडक्टर में यूनिफॉर्मली लाइनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैं एक मान लेता हूँ, एक सिलेंडर बनाता हूँ। ठीक, एक सिलेंडर बना दिया। अब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर चार्ज का हो रहा है, और ये मान लेता हूँ ये लेंथ इसका L है। ठीक, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और इसका रेडियस कितना है, R दिया हुआ है हम लोग को। ठीक, अब मैं ये मान लेता हूँ कि इस सिलेंड्रिकल सरफेस पे जो टोटल चार्ज होगा वो Q होगा। ठीक, टोटल चार्ज क्या होगा, Q होगा। और अगर मैं बात करूँगा लीनियर चार्ज डेंसिटी की, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो ये लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, क्यू क्या है, चार्ज है, एल क्या है, लेंथ है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, आप लोग कमेंट में बताइए। क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल है। अब मैं जब गॉस थ्योरम लगाता हूँ, मैंने गॉस थ्योरम लगाया भाई, गॉस थ्योरम। तो जब मैं गॉस थ्योरम लगाऊंगा तो मेरे को पता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस ऑफ सिलेंडर के लिए क्या होगा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस ऑफ सिलेंडर के लिए क्या होगा बताइए तो। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस ऑफ सिलेंडर के लिए होगा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ठीक, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन होगा। अब मैंने यहाँ क्यू इज इक्वल टू क्या लिख बोला है, लैम्डा एल, और ये लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और एल क्या है, लेंथ है। एल क्या है, लेंथ है ना। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन। तो हमें ये क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ सिलेंडर। हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक्सप्रेशन देना था सिलेंडर सरफेस के लिए। तो जो हमारा ये आ रहा है फाई इज इक्वल टू लैम्डा बाई एप्सिलॉन, यही तो एक्सप्रेशन है, यही तो है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ सिलेंडर। ठीक, तो हमें एक्सप्रेशन निकालना था लैम्डा के टर्म्स में, तो हमने निकाल दिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और लीनियर चार्ज डेंसिटी के बीच में रिलेशन के टर्म्स में आया फाई इज इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन। ठीक, पक्का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज पार्टिकल कंडक्टिंग शेल इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू, क्या दिया है,
sigma upon epsilon naught n vector, where sigma is surface charge density and is unit vector normal to the surface in outward direction. ठीक है, चलिए अब हमें ये एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा, इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के टर्म्स में निकालना पड़ेगा, तो हम लोग को कुछ एजम्पशन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग एक स्पेयर ले लेते हैं। ठीक, एक स्पेयर ले लिए। अब इस स्पेयर के लिए मैं बोल दिया कि इसका रेडियस आर है, ठीक, और एक डीएस हम लोग सरफेस ले लेते हैं, एक डीएस सरफेस ले लिए, ठीक। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लग रही होगी वो आउटवर्ड की तरफ लग रही है, एन वेक्टर के लिए, यूनिट नॉर्मल वेक्टर के एन वेक्टर के लिए लग रहे हैं। और ये जो चार्ज पार्टिकल है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे इसमें। जब इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तो हम लोग को ये शो करना है, ठीक। अब ये शो करना है तो हम ये शो करने के लिए क्या करेंगे, हमको ये पता होना चाहिए सरफेस चार्ज डेंसिटी स्फेरिकल शेल के लिए क्या होती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, हमारे दिमाग में ये तुरंत क्वेश्चन आना चाहिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी स्फेरिकल शेल के लिए क्या होती है, ठीक। तो स्फेरिकल शेल के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी ये सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन 4πr² होती है, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4πr² होता है, तो क्यू बाई 4πr² हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे सरफेस स्फेरिकल शेल के लिए। जब मैं बोलूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल, अब मेरे को इसके लिए निकालनी है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, F/Q मतलब 1/4πε0 Q अपॉन r² n वेक्टर, है ना। यूनिट वेक्टर के टर्म्स में यही आएगा। एप्सिलॉन हम लोग का क्या है, परमिटिविटी है, Q क्या है, चार्ज है, R क्या रेडियस है, ठीक। अब मेरे को ये पता होना चाहिए, या ये मैं बोलना चाहिए, मेरे को ये मेंशन करना पड़ेगा, जब भी आप आंसर लिखेंगे तो ये मेंशन करना है कि E एक्ट्स अलोंग रेडियली आउटवर्ड एंड अलोंग यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक। ये मेंशन आप लोग करिएगा जरूर, ठीक। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मैं ये बोल सकता हूँ ना, E है ना, इसको मैं 1/ε0 लिखा, और ये Q अपॉन इसको मैं लिख दिया 4πr² और n वेक्टर लिख दिया, है ना। और यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू Q अपॉन 4πr² लिखा था। तो ये Q अपॉन 4πr² को मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं लिख सकता क्या, देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी लिख सकता हूँ ना। तो ये क्या हुआ, E इज इक्वल टू σ/ε0 हुआ कि नहीं। और n वेक्टर यूनिट नॉर्मल वेक्टर, हमें यही तो प्रूफ करना था, और प्रूव हो गया ना, हमने प्रूव कर दिया है, ठीक, क्लियर। तो आज की सभा यहीं समाप्त होती है, पार्ट 2 हमारा हो गया है, पार्ट 3 का आप लोग इंतजार करिए, ठीक। हैव अ गुड डे।